फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कल की पूजा करते हुए एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर काला जादू कर रहा होता है और उसके हाथ में एक बोट डोल होती है जिसके अंदर वो पेन घुसाता है। और रास्ते में हमें दो आदमियों को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और हमें उनके पास में एक आत्मा को खड़ा हुआ देख पाते हैं। उसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन जब छुट्टी होने वाली होती है तो वहाँ पर पेरेंट्स आ जाते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। वहीं पर एक सिंगल फादर होता है जो कि अपनी बेटी के बाहर का आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तेज बारिश के कारण वहाँ की इमारतें नीचे गिर जाती है जिससे कि उसकी बेटी वहाँ नहीं आ पाती और उसकी बेटी की वहाँ पर मौत हो जाती है। वह वापस अपनी बेटी के पास जाता है और उसकी लाश को पकड़कर रोने लगता है और वहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और इस खबर को न्यूज़ में छापा जाता है। उसके बाद हमें इंस्पेक्टर रुद्रा दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ कोर्ट में आया हुआ था एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। वह क्रिमिनल वहाँ पर एक वकील का वेश लेकर आया था और उसकी टीम उसे तुरंत पकड़ लेती है और अपने हाथ साथ ले जाती है। दरअसल वह जो क्रिमिनल था उसने एक बहुत सी एक लूट छोटी लड़की का रेप किया था। इंस्पेक्टर रुद्रा के अकॉर्डिंग उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह जानता था कि उसे पॉलिटिकल कनेक्शन है और इसलिए एक नेता कमिश्नर को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि उसे लड़की को छोड़ दे। लेकिन कमिश्नर जब रुद्रा को कॉल करता है तो रुद्रा जानबूझकर उसका कॉल नहीं उठाता और वह नेता अपने गुंडे भेज देता है ताकि उसे छुड़ा कर लिया सके। लेकिन रुद्रा एक एक करके उन्हें मार गिराता है और उसके बाद उस क्रिमिनल का एनकाउंटर करने के लिए उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वह उसे भगाने के लिए कहता है। वह क्रिमिनल कहता है कि वह जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है, लेकिन रुद्रा उसे कहता है कि जो उसने किया वो बहुत ही बड़ा पाप था और उसे इसकी सजा उसे नर्क में नहीं बल्कि यहीं पर देना चाहता है। यह कह वो उसे शूट कर देता है जिससे उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है और उस शरारत की वजह से उसके ऊपर केस हो जाता है जहाँ पर वह अपनी गवाही देता है कि वह क्रिमिनल वहाँ से भाग रहा था, इसलिए मजबूरन उसे गोली चलानी पड़ी। कमिश्नर रुद्रा से कहता है कि उसकी कहानी अच्छी थी, लेकिन वह उसे यहाँ पर देर तक नहीं रख सकता, इसलिए वह उसका ट्रांसफ़र कहीं और कर रहा है। अब रुद्रा का ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह हो जाता है जहाँ पर उसे सिर्फ बैंड बजाना आता और कई दिनों तक उसे कोई भी किस नहीं दिया जाता। एक तो रुद्रा का साथी उससे कहता है कि अब वह बड़ा हो रहा है तो क्यों ना वह शादी कर ले। तो रुद्रा उससे कहता है कि आज तक उसे कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिली है। वह कहता है कि वह एक लड़की को जानता है जो शादी करना चाहती है, पर वह उससे मिलवाने के लिए एक होटल ले जाता है जहाँ पर एक लड़की छोटी बच्ची के साथ आई थी। रुद्रा को लगता है कि शायद ये उसकी बेटी है, लेकिन इसके बावजूद भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन लड़की दिव्या ये कहती है कि दरअसल ये उसकी बहन की बेटी है। जब वह उसकी बच्ची को बाथरूम में ले जाती है तो रुद्रा को कमिश्नर का कॉल आ जाता है जहाँ पर उसे केस को हैंडल करने के लिए कहता है, इसलिए ना चाहते हुए रुद्रा वहाँ से जाना पड़ता है। और जब दिव्या वापस आती है तो वह देखती है कि वो बिना बिल दिए वहाँ से चला गया है। उसके बाद हमें देवी सेठी नाम का एक एमएलए दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अमीर था और वो जनता के लिए काम करता है, लेकिन वह कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग। बहुत कई सारे इलीगल काम भी करता था, लेकिन वह अपनी फैमिली के लिए हमेशा टाइम निकालता था। उसकी फैमिली में थी उसकी वाइफ और उसका इकलौता बेटा मन्नू, जिससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। उसके बाद हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो ब्लैक मैजिक कर रहा था और वह कल्कि की पूजा करके ब्लैक मैजिक करता है। रात को सेठी जब सो रहा था तो अचानक उसे कांच टूट जाता है और जब वह वहाँ पर जाकर देखता है तो किसी ने उसके कांच पर पत्थर मारा था। उसके साथ एक पर्ची भी थी और जब वो उसे उठाकर पढ़ता है तो उसके अंदर संसद के स्लोग लिखे हुए थे, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या है। अगली सुबह दिव्या जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। पर तभी वहाँ से रुद्रा गुजर रहा होता है और वह कहता है कि वह दिव्या को जानता है और उसे जाने दें। उसके बाद वह दिव्या को लेकर कॉफी शॉप में जाता है जहाँ पर वह उससे उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि उसे अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ा। दिव्या उससे कहती है कि उसकी ऑनेस्टी उसे काफ़ी अच्छी लगी है और शादी से पहले
वो दोनों दोस्त बन के रहेंगे ताकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें। वो दोनों कई दिनों तक दोस्त बन के रहते हैं और उसके बाद सगाई कर लेते हैं। एक तो रुद्रा को उसके एरिया का कमिश्नर अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि उसको एक केस दे रहा है क्योंकि उसके अलावा इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ के एमएलए देवी सेठी का बेटा किडनैप हो गया है और उसे इस केस का इन्वेस्टिगेशन अनऑफिशियली करनी है, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल हुआ तो न्यूज़ वालों को पता चल जाएगा, तो इससे सेठी का बहुत ज़्यादा बदनामी हो सकती है। रुद्रेश्वर इस केस में ले लेता है और सबसे पहले वह एमएलए से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वह उससे कुछ सवाल पूछता है। पर एमएलए उससे कहता है कि उसके बेटे की कोई भी बुरी लत नहीं है, वो अपने स्कूल गया था और वहाँ से लौटकर वापस नहीं आया। उसके बाद वह स्कूल जाता है, जहाँ पर उस प्रिंसिपल उससे पूछताछ करता है और प्रिंसिपल उससे बताती है कि यहाँ पर मनु की 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो उन दोनों को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाता है और वहाँ पे उनसे पूछताछ करता है और वो दोनों उसे बताते हैं कि दरअसल मनु के बहुत दिन पहले एक लड़की पसंद आई थी जिसका नाम काव्या था, पर वह गर्ल स्कूल की लड़की थी। मन्नू हमेशा उसे देखता था और हमेशा उसकी बस में ही जाता था। कई दिनों तक उसे देखने के बाद उसने उसको प्रपोज करना चाहा, पर एक दिन जब काव्या रास्ते में थी तो उसका रास्ता किसने रोक लिया और काव्या का चेहरा दिखाना चाहता था क्योंकि काव्या ने उसको रिजेक्ट किया था। लेकिन मनु ने वहाँ पर जाकर उसे बुरी तरह से पीटा था। उसके बाद से काव्या उसकी दोस्ती बढ़ गई और हमेशा उसी बस में जाया करते थे। इंस्पेक्टर पूछता है कि उस बस का क्या नंबर था, तो बताता है उस बस का नंबर कावेरी ट्रेवर्स था, तो उसका नंबर था 17A। और रुद्रा सुन के काव्या के स्कूल जाता है और वहाँ से पूछताछ करता है। यह टीचर उसे बताती है कि यहाँ पर काव्या नाम की कोई लड़की नहीं पढ़ती है। उसके साथ ही बस टेबल कंपनी में जाता है और वहाँ पर पूछताछ करता है। उन्हें पता चलता है कि उस डिपो में कोई भी 70 नंबर की बस है ही नहीं। इनफैक्ट केवरी ट्रेवर्स नाम की कोई भी कंपनी वहाँ पर नहीं थी। अब वह इस ऐसे फेंकने वाले लड़के को ढूंढने के लिए उस एरिया में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बंदा मिलता है जो उसे कहता है कि दरअसल उसे लड़की की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। और वो सुनकर रुद्र बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। उसके बाद वो उन लड़कों को दोबारा पूछताछ करता है, जहाँ वो लड़के कहते हैं कि आखिर वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे, उन्होंने जो देखा है वही वो बता रहे हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर रुद्रा जर्नलिस्ट को बुलाता है, जो कि उसको खबर ही भी होता है। उसने उससे कहता है कि वह देवी सेठी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। जर्नलिस्ट उससे बताता है कि देवी सेठी का फैमिली बैकग्राउंड बेंगलुरु से है और उससे पहले उसकी फैमिली भी कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था और कई सारे क्राइम करने के बाद वो ऐसे मुकाम पर आया है। इसके 2 खास आदमी हैं जिनकी वह फोटो दिखाता है और इसमें उनमें से एक आदमी वो होता है, वो दाढ़ी वाला, जिसकी स्टार्टिंग में मौत हो गई थी। उसे पॉलिटिक्स में आने के बाद उसे कई सारे दुश्मन हो गए थे और वह उसे राइवल का फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि इससे पूछताछ करी गई है, लेकिन इसके पास से उसका बेटा मनु नहीं मिला। वह उसे भी बताता है कि ये देवी सेठी से एक और आदमी बहुत ज़्यादा चिढ़ता था जिसका नाम रमेश है, जो कि पहले सरकारी अधिकारी हुआ करता था और उसने देवी सेठी की रैली में उसे चप्पल से मारा था। इससे इंस्पेक्टर उनके पास जाता है उसे पूछताछ करने के लिए, जहाँ पर रमेश बताता है कि दरअसल वह एक सरकारी ऑफिस में काम करता था और उसने देवी के सारे धंधों के बारे में जब पता लगाया तो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना वो उसे अरेस्ट कर ले। लेकिन देवी की पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसने उल्टा उसे रिश्वतखोरी के केस में फंसा दिया, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वह एक ईमानदार आदमी थे, जिसकी वजह से उसने ड्यूटी पर फिर से ज्वाइन नहीं की, बल्कि वह उसे यहाँ पर रहता है और अपनी खेती बाड़ी करता है। इसके बाद रुद्रा वापस से बस डीपी हो जाता है और जहाँ पर मैनेजर उसे बताता है कि कावेरी एक्सप्रेस नाम की बस हुआ करती थी, लेकिन वह 25 साल पहले यहाँ पर चला करती थी और उसका नंबर 17 नहीं था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और जो कि उन्हें बताता है कि 70 नाम की बस लेकर यहाँ पर अजीब सी कहानियाँ फैली हुई हैं कि उसे अंदर जिनकी मौत हुई थी उनकी आत्मा आज भी भटक रही है। उनसे ये भी कहता है कि जब इस डिपो में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी तो यहाँ पे श्याम नाम का एक आदमी काम किया करता था और उस बस स्टैंड के बाद उससे अगर कुछ भी उसके बारे में पूछा जाता है
तो गुस्सा हो जाता है और कोई भी जवाब नहीं देता है। तो हो सकता है कि अब उसके बारे में पूरी डिटेल में बता सके। इधर एमएलए के पास सुबह कातिल का एक मास्क पहने वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है और उसकी पापू सजा उसे यहीं पर मिलेगी। एमएलए डर के बाद तुरंत एक ज्योतिष के पास जाता है। उसी गरुड़ पुराण को वह श्लोक सुनाता है। जहाँ ज्योतिष उसे बताते हैं कि ये जो श्लोक है इसका मतलब है कि अगर वह दूसरों की धन या संपत्ति छीन कर अपना पेट भरे तो ऐसे व्यक्ति को धरती पर नरक दिखा देगा। इधर रुद्र रात को श्याम से मिलने के लिए जाता है, जो कि उस कंपनी में विज्ञान हुआ करता था, और श्याम उसकी सारी बात बताता है। दरअसल 25 साल पहले पेटीएस नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, जो सस्ते में कटारा बस खरीदे उन्हें चलाया करते थे। वहाँ पर वो मैकेनिक की जॉब किया करता था और वहाँ का एक अकाउंटेंट हुआ करता था जिसका नाम मुनिराज था। और वो वहाँ पर रमेश, नागराज और हनुमान नाम के 3 आदमी भी थे, जो चारों मिलकर पीटीएस को चलाया करते थे। इस धंधे में उस जमाने में इन लोगों ने 3 लाख रुपए का कमाए थे। ये जो कावेरी बस थी उस मुनिराज की तरफ से आई थी और उस बस को चलाने वाला उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था जिसका नाम वेंकटेश था और वह हमेशा उसके घर में आया जाया करता था। एक दिन वेंकटेश को ऑर्डर मिला कि उसे 6 बच्चों की बस लेकर जाना है ट्रिप पर, लेकिन वेंकटेश ने उसने आगाह कर किया था कि ब्रेक की उसके अंदर प्रॉब्लम है। फिर उसी ने उसकी नहीं सुनी और उससे कहा वह सिर्फ अपना काम करे। अगली सुबह वो वहाँ पहुँच गया और सभी स्कूल के बच्चे उस पर बैठ गए, लेकिन रास्ते में उसका ब्रेक फेल हो गया जिसकी वजह से वो बस खाई में गिर गई, जहाँ पर लोगों की मौत हो गई। जब मालिकों ने पता चला कि उन लोगों ने वेंकटेश पे ही केस डाल दिया कि वह नशे के हालत में बस चला रहा था, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ताकि वह लोग सेफ रहें और उनकी कंपनी बंद ना हो सके। गुस्से में आकर उन बच्चों के परिवार वालों ने वेंकटेश घर को दावा बोल दिया और उसका घर जला दिया, जिससे उसके भी बच्चे मारे गए। कुछ दिन बाद वहाँ पर एक डिपो मैनेजर आया, जिससे पता चला कि उसने केस को फिर से खुलवाया है, लेकिन इन चारों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया और चारों जेल चले गए। लेकिन मिलते ही वो बाहर आ गए और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। उसके बाद श्याम उसकी उनकी फ़ोटो भी दिखाता है। इंस्पेक्टर से बताता है कि उसे फ़ोटो गायब है। श्याम कहता है कि इसमें मुनिराज की फ़ोटो नहीं है और उसकी फ़ोटो उसे ढूंढनी पड़ेगी, तो उसे कुछ दिनों का समय दे। इधर एमएलए जब सो रहा होता है तो उसके दरवाजे पर किसी भूत की आवाज़ आती है। जो वहाँ होता है तो सामने एक आत्मा देखता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर वह फ़ोटो देखकर पहले बंदे के घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस बंदे ने फांसी लगाकर जान दे दी है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है और दूसरे बंदे को पकड़ने के लिए जाता है, जो है कि मछुआरा बन चुका था और उसने अपना नाम भी बदल लिया था। जब उस बंदे को वहाँ पर देखता है तो उस बंदे को गोंटे खेल लेते हैं, जो कि उसने मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रुद्रा वहाँ पर आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जगह गए कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है। एक बंदा हनुमान का गला काट देता है और वहाँ से भाग जाता है, पर रुद्रा ये देखकर हैरान हो जाता है और समझ पा जाता है कि ये कोई इस बात को दबाना चाहता है, इसलिए वह एक एक करके अपने साथियों को मार रहा है। जब वो तीसरे साथी को बारे में पता करता है तो उससे पता चलता है कि तीसरे साथी की पहले ही मौत हो चुकी थी और वो समझ पाता है कि चौथा साथी इनका मुनिराज था और मुनिराज जो कोई भी है वो ही सब करवा रहा है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाता है, जिससे एरिया उसके उस बस स्टैंड का एक्सीडेंट हुआ था और वहीं पर उसे बस ड्राइवर और उस लड़की काव्या की फ़ोटो भी नज़र आती है, लेकिन वहाँ पर मुनिराज के फ़ोटो से नहीं मिलती। मुनिराज की अरेस्ट करने के लिए वो उस इंस्पेक्टर के पास जाता है और उस इंस्पेक्टर से कहता है कि उसे उस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसको जब वो है केस काम कर रहा था तो उसे निकाल दिया गया था। उसके बाद रुद्रा सीधा एमएलए के पास जाता है और उससे पूछता है क्या वो मुनिराज को जानता है, लेकिन एमएलए उससे कहता है कि वह ये नाम पहली बार सुन रहा है। इधर उसे दूसरे कमिश्नर के उसे दूसरे पार्टी बंदा अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि देवी सेठी का बेटा किडनैप हो गया है, पर उसकी इन्वेस्टिगेशन उसकी नायक के नीचे से लोग कर रहे हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और बाहर जाता है और इसके बाद कंफर्म करने के लिए वो आदि नाम का इंस्पेक्टर एक कंफर्म करता है कि इन्वेस्ट चल रही है। अब कमिश्नर आदि कहता है कि वो रुद्रा पर नज़र रखे और किसी को तरह के केस को लोग सॉल्व करके रखे रहेंगे। इधर सेठी जब अपने घर में होता है तो उसे एक किडनैप पर एक वीडियो आती है, जिससे वो अंदर अपने बेटे को देखता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ था। तब उसका वीडियो कॉल आता है और उसे बताता है कि वह उसे अपने बेटे को बलि चढ़ाने वाला है।
क्योंकि उसने जो पाप किए हैं उसकी सजा बेटे को मिलेगी। इधर रुद्रा कमिश्नर के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, 25 साल पुराने बस से एक्सीडेंट घटना अब सामने क्यों आई है और इस केस में उसका क्या लेन देना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अभी तक उसे ये पता नहीं चला है कि मुर्राज कौन है। ऐसा भी हो सकता है क्या, पता आत्मा इसे करवा रही हूँ। कमिश्नर सुन के कहता है कि वो इंस्पेक्टर होकर ऐसी बातें कर रहा है, तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो अपने सबूत जर्नलिस्ट को बुलाता है। जर्नलिस्ट उससे कहता है कि आत्मा सच में होती है, तो जर्नलिस्ट उससे कह बताता है कि रास्ते में उसे एक बुरा आदमी मिला था और वह वापस जाता है, तो हर रोज उसे ड्रॉप करने के लिए जाता था। लेकिन वह बुरा आदमी उस दिन एक दिन ठेके पर ले गया, वहाँ पर उससे 3 लोगों को दिखाया और उसे कहा कि अगर ये न्यूज़ चाहिए तो 3 लोगों से मिले। जब वह उन तीनों से मिला तो उनके पीछे अच्छी दोस्ती हो गई और उससे एक बंदा था जो कि हमेशा उदास रहता था। जब उसने उसका उदासी का कारण पूछा तो उसने भरोसा करते हुए उसे बताया कि उन्हें सुपारी मिली थी किसी को मारने के लिए। जो उन्होंने उस बंदे को मारा था, कल से उसकी छोटी सी बेटी को गोली लग गई, जिसकी वजह से उसकी छोटी बेटी भी मारी गई थी। इसकी बात उससे बहुत ज़्यादा गिल्ट है। उसने ये बात तुरंत पुलिस को बता दी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे पता चला कि वो आदमी उसे रोज रास्ते में मिलता था, वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो उस दिन मारा गया था। यानी कि वह उस आदमी की आत्मा थी जो उसे गाइड कर रही थी ताकि उसे मदद कर सके। कमिश्नर ये सुनकर हैरान हो जाता है पर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इधर एक जर्नलिस्ट आदि से मिलती है और उसे बताती है कि उसे लगता है कि रुद्रा रिश्वतखोर पुलिस वाला है और उसने सेठी के ढेर सारे पैसे लिए। उसने बेटे को वापस लाने के लिए। आदि ये सुनकर उसकी बात से कन्विंस हो जाता है और वो सीधा रुद्रा के फियांसे से मिलने के लिए चला जाता है। पर वह वहाँ से पूछताछ करने लगता है तो उससे पूछता है कि रुद्रा कभी अपने पेरेंट्स की उससे मिलवाया है, तो उससे कहती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। वह उससे कहता है कि वह उससे शादी करने वाली है और उसे अभी तक उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है। ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है। ये सोचती है कि इस बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। उसके बाद आदि को रिकॉर्डिंग हाथ लगती है। वो कमिश्नर को रिकॉर्डिंग सुनाता है जिससे वह कातिल एमएलए को 10 लाख की डिमांड करता रहता है। फिर उसने कहा था कि वो अपनी बीवी को पैसे लेकर भेजे। कमिश्नर कहता है कि उन्हें भी यहाँ पर शामिल होना पड़ेगा, लेकिन इस बात का खबर एमएलए को नहीं पड़नी चाहिए ताकि वह इस किडनैपर के हाथों पकड़ा न जा सके। अब आदि प्लानिंग करता है और अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग पर चला जाता है, जहाँ पर किडनैपर एमएलए की वाइफ को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि पैसों को पानी में फेंक दे, और तुरंत ट्रेन से बाहर पानी में पैसों को फेंक देती है। उसके बाद वो किडनैपर एमएलए को कॉल करता है और उससे कहता है उसने कहा था कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, तो इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और शंकर एमएलए तुरंत वापस जाता है। यहाँ पर वह आदि और कमिश्नर को ज़्यादा डांटता है और धमकाता है कि उनसे ये गलती वजह से उसके बेटे की मौत हो सकती थी। अब पुलिस वालों की मीटिंग बैठाई जाती है जहाँ पर डेस्क होता है कि उसकी किडनैपिंग खबर उन लोगों को फैला देनी चाहिए। इस केस का अनुपोषण नहीं बल्कि ऑफिस से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मीटिंग का रुद्रा एमएलए की वाइफ को मिलता है, जहाँ पर वो रोती है और उससे कहती है कि किसी तरह उसके बेटे को वापस ले आए, पर उसे गर्भपात के श्लोक भी दिखाती है। उसके बाद रुद्रा स्टोर में जाता है दिव्या से मिलने के लिए, जहाँ दिव्या कहती है कि उसकी पेरेंट्स मिलना चाहती है, तो उससे कहता है कि नेक्स्ट वीक अपनी फैमिली से जरूर लगाएगा। और इसमें रुद्रा बाबा को कॉल करता है, फिर सारी बात बताता है। बाबा उनसे कहते हैं आत्मा का मुँह चिनाने का एक तरीका होता है और सभी भटकते आत्मा को इकट्ठा करने के लिए मुँह चिनाने के लिए किसी बलि देनी होती है और इससे कम अमावस्या की रात को ही हो सकता है। इसको अभी 4 दिन है और उससे पता लगाना होगा कि आखिर ये कौन कर रहा है। और रुद्र इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है, तो उसे मुर्राज का अभी पता नहीं था। वह कमिश्नर ऑफिस में उन लड़कों को बुलवाता है, जहाँ पर लड़की को फोटो देखकर काव्या को पहचान लेते हैं और कमिश्नर सुनकर हैरान हो जाता है। 25 साल पहले जो लड़की मरी थी वो अचानक जिंदा कैसे हो गई है। और यहाँ पर रुद्र कमिश्नर को सच बताता है और उससे कहता है कि दरअसल जिस मुर्राज को वो लोग ढूंढ रहे थे और कोई नहीं बल्कि एमएलए सेठी है, क्योंकि अपना नाम बदलकर रह रहा है। दरअसल श्याम का फोटो मिल गई थी और श्याम ने उसे फोटो दे दी थी और मुर्राज को देखकर इंस्पेक्टर हैरान हो गया था। ये वही बताता है कि अपने शांति को मर्डर करने वाला भी यही है और पुलिस को वहाँ पहुँचाने से पहले ही भी उसने अपने गुंडों को वहाँ पर भेज दिया था ताकि वो लोगों को जान से मार सके और पुलिस को सच्चाई पता न लग सके। कमिश्नर कहता है कि उसे पूरी तरह पावर दे रहा है, लेकिन इस केस को पूरी तरह सॉल्व करे और उसके बेटे को वापस ले आए। इधर एमएलए के घर में एक पार्सल आता है जहाँ पर उसके बेटे के ब्लॉन्स होते हैं और वो देखकर उसकी बीवी रोने लगती है।
तभी एमएलए के पीए पर नंबर पर कॉल आता है और गिरने पर उससे कहता है कि वो अकेले ये करोड़े लेकर उसके पास आ जाए, उसके बेटे को छोड़ देगा। अब एमएलए वहाँ पर अकेले जाने के लिए निकल जाता है और इसमें रुद्रा को जब अपने ऑफिस में जाता है तो उससे खबर मिलती है कि मानव वापस आ गया है। और जब वो थाने जाता है तो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह लोग उस तुरंत घर ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। रुद्रा उससे पूछता है कि एमएलए साहब कहाँ पर हैं, तो उसे कुछ भी नहीं बताती है और अंदर चली जाती है। रात को उसे कॉल आता है जहाँ पर रुद्रा वह सारी बात बताती है। वह 1 करोड़ लेकर उसे कातल के अड्डे पर ले गए थे, अब तक वो वापस नहीं आए। और रुद्रा ये सुनकर अपनी टीम के साथ वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है और अगले सुबह उसे जगह पर एमएलए की कार मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। और वही जगह पर 25 साल पहले उसी बस का एक्सीडेंट हुआ था। वह लोग एमएलए की लाश ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती है। वहाँ पर एक चाय वाला आता है जो कि उन सबको बताता है कि कल उसने यहाँ पर एक बस देखा था जिसके अंदर कई सारे लोग थे। पर जब रुद्रा उसे कवर टेबल्स की फोटो दिखाता है तो वह कहता है कि वही बस थी और ये सारे लोग उसमें मौजूद थे। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इन्हीं आत्माओं से अपना बदला लिया है। और ये बात रुद्रा पुलिस कमिश्नर को बता देता है, जहाँ पर कमिश्नर परफॉर्मेंस करते हो जाता है और बाहर आदि बैठा होता है, जिसमें लगता है कि शायद यही सही है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस खबरों को वो लोग न्यूज़ में नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो झूठ बोल देते हैं कि देवी शेट्टी अभी गायब हो चुका है और उनको ढूंढने के लिए उनकी टीम पूरी तरह कोशिश कर रही है। अगले दिन रुद्रा दिव्या को अपनी फैमिली के पास ले जाता है, जो कि वह घर पर नहीं बल्कि वो आश्रम में लोग थे। और आश्रम में जब बाबा बैठे होते हैं तो बताते हैं कि आज वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो रुद्रा के वजह से हुआ है। और हम देखते हैं कि उसकी टीम उसकी जर्नलिस्ट लड़की भी है। वो यहाँ पर सच में दिखाया जाता है कि आखिर ये सब कैसे हो पाया है। रुद्रा ने ये सब प्लानिंग करी थी। स्टार्टिंग में हमने जो देखा था बच्चे की मौत हो गई थी वो बिल्डिंग गिरने की वजह से। उस बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो देवी की कंस्ट्रक्शन कंपनी का था और वहाँ पर उसने घटिया माल लगाया था, जिसकी वजह से बाहर से वो बिल्डिंग गिर गई थी और बच्चों की मौत हो गई थी। या रुद्रा को ये पता लगता है कि बच्ची के पेरेंट्स से उसने बात करी, जहाँ पर उसने बच्ची को पेरेंट ने बताया कि वो देवी को मारना चाहता है। और रुद्रा ने तभी ये सब प्लान किया था और उसने अपने साथियों को भी इसमें शामिल कर लिया। उसने ये अपने साथी से कहा था कि वो आदि को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो केस में आसानी हो सके। आप ये भी देखते हैं कि जब एमएलए वहाँ पर आया था तो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए उसको सामने रुद्रा मास्क पहने के आया था। रुद्रा को देखकर बहुत ही हैरान हो गया था, लेकिन वह यहाँ पर अकेला नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ आया था। लेकिन रुद्रा ने उस सबको जान से मार डाला। उसके बाद एमएलए को भी उसने बुरी तरह पीटा। एमएलए ने उससे पूछा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, तो बताता है कि कावेरी टेबलर उसकी ड्राइवर मौत हो गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता था और उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने उसकी माँ और भाई को जला के मार डाला था, जिसकी वजह से वो अनाथ हो गया है। और उसने अपनी एक लक्ष्य बना लिया है कि कैसे भी उस बर्बाद कर सके, क्योंकि उसकी वजह से उससे पिता मारे गए थे। उसके बाद वह एमएलए को वहाँ पर सीडेट कर देता है, जो कि ऐसी दवाई थी जो उसे मरने नहीं देगी तो उसे जिंदा रहते हुए भी उसे नरक दिखा देगी। रुद्रा ने एमएलए के बेटे को दोस्त को भी अपने साथ कर लिया था और उनसे कहा था कि जैसा वो कहे वैसा ही करे। उसने ही ये सब प्लान बनाया था और कामयाब भी रहा। यहाँ पर उसने बुराई करने वाले नरक में सजा दे नहीं दी, बल्कि उसे सजा धरती पर ही दी और धरती पर ही उसने उसे नरक याद दिला दी। उसके बाद अब कुछ महीने बाद कहानी दिखाई जाती है। यह रुद्रा शादी कर लेता है और अपनी वाइफ के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहा था, पर उसकी साथ